ओके हाँ अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके ना स्ट्रक्चर बनाने मत लग जाना, जो भी मैं सिखाऊंगी तुम्हें। हाँ वो मिशबा इसलिए थे, याद ही होंगे बच्चे, क्योंकि वो अमित सर की क्लास मर्ज की थी ना यस सर ने, यस मैम। इस वजह से। चलो ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा फील लेने के लिए कि न्यूक्लिक एसिड्स में हम बेसिकली क्या देखते हैं, तो इसलिए मैंने पिक्चर स्ट्रिप लगा दिया, तो देख लो ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है सारी। एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर, है ना, पापा की शक्ल बेटे से मिलती है, ऐसा है क्या? मम्मी से मिलती है तुम्हारी, पापा से मिलती है? हाँ, तुम्हारा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं शक्ल वगैरह है पापा से, मेरी तो किसी से भी नहीं मिलती है। सेम। अच्छा, मेरे को तो कोई देख के नहीं कहता तेरी मम्मी से मिलती है पापा से मिलती है, मैं तो अलग ही दिखती हूँ अपने घर में। ठीक है, वैसे आजकल तो क्या है ना, मैं देख के ही पहचान जाता हूँ कि अरे ये इन्हीं का बेटा है या इनका। हाँ, पापा का बेटे से है ना, ये इनका तो मैं बोल सकती हूँ, इनका पप्पी का तो मिलता ही है ना, ये तो तुम देखते भी होगे। तो बेसिकली होता क्या है तुम्हें पता है, सेल, है ना, सेल से क्या होता है बताओगे क्या? हाँ ओके, हाँ बताओ ना, सेल से क्या होता है? सेल बताओ बताओ। हाँ जी, अरे बोलो बायो वाले। टिश्यू। टिश्यू बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल तो ठीक है, सेल तो मैं सेल यस मैम। तो ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या सीन है बताओ? मैम न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, और कोई? जीन होता है। अच्छा, किसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चे? डीएनए के अंदर। मैम क्रोमोसोम। हाँ, देखो ना ये क्या दिखा रखा है, लिविंग सेल से न्यूक्लियस दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे ये पार्टिकल है, ठीक है, इनसे क्या क्रोमोसोम बने, और ये क्रोमोसोम से बच्चे क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना, हम हमारा जो थोड़ा रिजेम्बलेंस है हमारे पेरेंट्स से दिखता है, तो क्रोमोसोम बेसिकली जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, और ये किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बच्चे कौन? आरएनए और डीएनए, ठीक है, तो जब भी मैं न्यूक्लिक एसिड्स की बात करूं तो समझ जाना मैम आरएनए और डीएनए डिस्कस करने वाली है, ये पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मत, ठीक है। अच्छा, अभी पेपर में क्या आएगा ना, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। चलो, न्यूक्लिक एसिड्स की देखो, हमारा जो मेन फोकस है ना, एंड में हम जाके किस पे रुक जाएंगे? डीएनए पे रुक जाएंगे और आरएनए पे रुक जाएंगे। लेकिन ये बने कैसे, इनके लिए क्या क्या चाहिए होगा, उसको समझना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इनके लिए क्या क्या चाहिए होगा जिससे हम न्यूक्लिक एसिड्स बना सकते हैं, फिर पढ़ने का क्या फायदा, है ना। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना, सीधा डायरेक्ट बोल देंगे कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये नहीं जाएंगे, अभी हम धीरे धीरे करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, अभी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से जल्दी आना। चलो, जो बच्चे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, कोई कलर नहीं होता, जिनमें क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तुम्हें, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आपके पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर किससे? कुछ मोनोमर यूनिट को कंबाइन करके ही तो पॉलीमर बनता है। जैसे हमने क्या कहा था, अमाइनो एसिड्स क्या आपकी मोनोमर यूनिट है ना, बहुत सारी अमाइनो एसिड्स की यूनिट को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाता है आपका, बताओ? प्रोटीन बन जाता है ना, यही बताया था ना मैंने। तो ऐसे ही जब आप बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट को कंबाइन कर देते हो तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या है आपके? डीएनए और आरएनए है। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि जो मोनोमर होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन होते हैं? आपको सिर्फ वही करना है जो मैं बता रही हूँ, इससे आपको 1 इंच ना ऊपर पढ़ना है, 1 इंच ना नीचे पढ़ना है, बस जितना मैं बता रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर है, और कौन कौन से, मतलब
इसके मोनोमर कौन से आपको ये ध्यान रखना है, जिसको कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं वो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अच्छा, अब ना आपके पास दो चीजें होती है, आपके पास दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान से सुनना बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जो दो चीजों से मिलके बना है, शुगर से और बेस से। ध्यान से सुन लेना, शुगर से और बेस। इसमें शुगर कौन सी होती है मुझे पता है, तुम्हें पता है, बेस कौन सा होता है मुझे पता है, तुम्हें होता है लेकिन नहीं बोलोगे, ठीक है। तो शुगर प्लस बेस से मिलके बना न्यूक्लियोसाइड। अगर आप शुगर प्लस बेस के ये देखो यश, यश मैंने कहा था नहीं बताएगा शुगर, और ये देखो अंकुश, मैंने कहा नहीं बताओगे फिर भी बोले तुम। तो अगर तुम शुगर प्लस बेस में फोस्फेट ऐड कर देते हो, फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हो बच्चे, तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा, पूछ लेते हैं पेपर में न्यूक्लियोसाइड क्या न्यूक्लियोटाइड क्या, आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, ठीक है। तो शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, कोई बात नहीं बच्चे, अरे मैं आपको डांट थोड़ी ना नहीं हूं, मेरी डांट को फील मत किया करो, ठीक है। शुगर प्लस बेस क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। अभी क्या क्या है हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। अरे बस करो, देखो ना मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चे, न्यूक्लिक एसिड को फिर आ जाते हैं, बार बार मैं रिवाइज करवाती जाऊंगी, फिर बोल रही हूँ न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। उसमें क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में, बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। अगर आप इनकी बहुत सारी यूनिट्स को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें होती हैं, जल्दी बोलो, एक बेस होता है, एक शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है। इतना याद हो गया, चलो। अभी बेस कौन सा होता है, हेटेरोसाइक्लिक बेस होता है। हेटेरोसाइक्लिक मतलब कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैं पानी पी लेती हूँ। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा, बताओ। जिनके ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी मेटल्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। शाबाश, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी मेहमान होते हैं उसमें, जैसे हाइड्रोजन हो, सॉरी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना। चलो, लेकिन इसमें हमें कौन से वाले हेटेरोसाइक्लिक बेस पढ़ने, नाइट्रोजीनियस बेस पढ़ने। मैं लिख देती हूँ आपके लिए ताकि याद रहे, नाइट्रोजीनियस बेस पढ़ने, बेसिकली जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। चलो अभी ना जल्दी से इनकी जो शक्लों को ना निहार लो, क्योंकि यही तुम्हें दिखने वाले हैं। दो टाइप के हमें इसमें बेस देखने को मिलेंगे बच्चे, हेटेरोसाइक्लिक, एक मोनोसाइक्लिक, एक बाइसाइक्लिक, है ना। मोनोसाइक्लिक कौन से होते हैं, पिरिमिडीन होता है। मोनोसाइक्लिक कौन सा होता है, पिरिमिडीन। जल्दी याद करो क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। इसकी ना हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की एक पूरी अलग से बुक है, मतलब चैप्टर भी बना हुआ है और पूरी बुक भी है, अभी आपको नहीं जाना उस पे, है ना, आपका तो काम का भी नहीं है। पिरिमिडीन होती है। और बाइसाइक्लिक मतलब दो यूनिट, कौन सी यूनिट, देखो ना, पिरिमिडीन के साथ 5 मेंबर रिंग आपको लगा रखी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, मोनोसाइक्लिक, पिरिमिडीन, 6 मेंबर रिंग होती है। हाँ बोल दो पहले। प्यूरिन में क्या होती है, 2 मेंबर रिंग होती है, 6 के साथ एक 5 अटैच होती है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो कहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है, देखो ना कहाँ कैसे बना रखा है मैंने, इसको निहार लो, अच्छे से निहार लो कहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा रखा है। जैसे मैं करा रही हूँ बिल्कुल वैसे करना, अगर आपको पहले से आता है तो वही करो, लेकिन जिसको इसमें कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर बनाने में बच्चे, तो फिर वो आप मेरे जैसा करोगे जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, क्योंकि हमें आगे इसी को ही लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो ना मैंने 6 मेंबर रिंग बना रखी है, देखो नाइट्रोजन, ठीक है। एक क्या करोगे, एक नाइट्रोजन, फिर बीच में एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन, समझ रहे हो, एक छोड़ के नाइट्रोजन लगाना है, दोनों साथ मत लगा देना, ठीक है। और देखो डबल बॉन्ड, ध्यान रखना कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। फिर आ जाओ प्यूरिन पे। प्यूरिन में क्या है, बिल्कुल डिट्टो का कॉपी मार लो यहाँ से, पिरिमिडीन, उसके साथ 5 मेंबर रिंग बना दो। इसमें भी वही है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन, फिर उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। ये देखो यहाँ पे तो ना वो चल रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है यश का और इसका काजल का, बोले जा रहे हैं नहीं, अभी तो मैं उस पे आई भी नहीं कि कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं, इसको आई थिंक निहार लिया होगा। उसके बाद और बच्चे शुगर कौन सी होती है, तो शुगर होती है इसमें पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, पेंटोज, है ना। पेंटोज क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं। अच्छा इसका नाम क्या है,
इसका नाम क्या जो मैंने बनाया है, याद आ रहा है? राइबोज है, याद आ रहा है? राइबोस। अच्छा वो लर्न कर लिया था ना तुमने, गेट रेक्सल, आग में गिरगिट, लर्न कर लिया था? अरे राम, तुम तो ऐसे चुप बैठ गए जैसे पता नहीं क्या ही बोल रहे हो। आग में गिरगिट लर्न कर लिया था क्या? करवाया था मैंने या नहीं करवाया, ये तो बता दो। हाँ मैम करवाया था। ठीक है बच्चे, क्या नाम है, आशुतोष, आप नहीं थे ना उस क्लास में, तब करवाया था, आपकी ट्यूशन थी ना? हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो ना। ये देख चुप हो गए। चलो, ये पेंटोज शुगर है, सबसे इजी है। राइबोज का स्ट्रक्चर को याद करना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सबसे नीचे होता है CH2OH ग्रुप होता है। और आपको क्या करना है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट में OH आएगा या क्या आएगा। देखो सारे तीनों कार्बन में OH राइट पे है, तो आई थिंक राइबोज का स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फोस्फेट। फोस्फेट किससे मिलके बना है बच्चे? फोस्फोरिक एसिड से ही मिलके बना है। देखो ना, फोस्फोरिक एसिड यही होता है ना। बताना ये मोनोबेसिक है, डाई है, ट्राई बेसिक है, जल्दी बताओ। यस मैम। मोनोबेसिक है, ट्राई या बाई बेसिक है, सॉरी डाई बेसिक है, बताओ। पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, कि जो तुम्हारा फोस्फोरिक एसिड H3PO4 वो कैसा है, डाई है, ट्राई है, कितना है, मोनो है। तो ट्राई, आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना होता है कि कितने OH ग्रुप है, जितने OH ग्रुप उतनी उसकी बेसिसिटी। जैसे 3 है तो इसको हम बोलते हैं बच्चे ट्राई बेसिक है। बेसिक। चलो ये तो होगा तुम्हारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट। अच्छा तो देखो बच्चे, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर मैं OH की जगह यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं OH की जगह OR लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, डाइफॉस्फेट बन जाएगा। बेसिकली एस्टर लिंकेज हो जाती है इसमें, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फोस्फेट बोलते हैं जब मैं R लगा देती हूँ। जब OH लगा हुआ था तब हम बोलते थे ये इनऑर्गेनिक बेसिकली आपका फोस्फोरिक एसिड है। अगर आप H की जगह कुछ और लगा दे तो जैसे OR, R कुछ भी हो सकता है, आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डाइफॉस्फेट। अगर तीनों को चेंज कर दोगे तो ट्राइफॉस्फेट, अगर एक को चेंज कर दोगे तो मोनोफॉस्फेट। अब आपको कौन सा पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है डाइफॉस्फेट, आपको पढ़ना है डाइफॉस्फेट पढ़ना है, मोनो को नहीं पढ़ना, ट्राई को नहीं पढ़ना। तो ध्यान रखना है फोस्फेट में कौन सा वाला यूज होता है, डाइफॉस्फेट एस्टर लिंकेज होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी ना, तो आप देखोगे वहां पे डाइफॉस्फेट एस्टर लिंकेज है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। कुछ बोल रहे हो क्या आंचल, आप कुछ कह रहे हो क्या बेटा? नो मैम। अच्छा अभी यहाँ पे आओ। अच्छा अभी हमें ये देखना, हमने ये तो देख लिया बच्चे, शुगर में शुगर पेंटोज शुगर है और राइबोज यूज हो रहा है। तो एक बार ना राइबोज का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखो जैसे हमने ग्लूकोज का बनाया था ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, और फ्रक्टोज का बिल्कुल सेम डिट्टो है। तो देखो ना 5 मेंबर रिंग होती है, आपको ये मैंने सिखा दिया था, आई थिंक दोबारा मैंने दिखा रखा है, एक बार बस देख लो। क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। कार्बोनिल कार्बन क्या है बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो कार्बन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है, तो जाके अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा। और अगर अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे, देखो ना 1 2 3 4 5। तो क्या मैं बना दूं, ये लो बना दी है ना। अब 2 चीजें होंगी बच्चे, ये देखो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, तुम अगर भूल रहे हो तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना। देखो कैसे बनेगा, इधर देखना, ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, है ना, OH बन जाएगा। अब आपकी मर्जी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो आपका sp2 कार्बन होता है वो प्लेनर होता है ना। प्लेनर का मतलब क्या है, चाहे आप आगे से अटैक कराओ या पीछे से अटैक करो, कोई हिंड्रेंस नहीं होती, या मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो OH आप यहाँ पे लगाओ या यहाँ लगाओ, आपकी मर्जी। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, बाकी सारा सेम है बच्चा। देखो HOH HOH है ना, और ये वाला क्या होगा C, ये देखो बेटा, देख पा रहे हो सारे, और नीचे क्या होगा CH2OH। क्या ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया, क्या ये समझ में आया कैसे बनाया? यस मैम। अब इसी को मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर में लिख दिया। तो आप क्या देखेंगे, पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखो बच्चे, फर्स्ट कार्बन है,
ठीक है, अब मैंने OH यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है और मैंने कहा था कौन सी वाली ट्रिक याद रखोगे आप, डॉक्टर वाली, है ना। डॉक्टर मतलब क्या है, जो राइट हैंड साइड पे है वो क्या आएगा बच्चे, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को इससे कंपैरिजन करूं तो देखो ना, H राइट में है तो नीचे आएगा, ठीक है, OH राइट में है तो नीचे आया, OH राइट में है नीचे आया, फिर इस वाले कार्बन पे क्या अटैच है, एक तो ऑक्सीजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन के साथ तो रिंग बनी हुई है, और एक क्या है, CH2OH है, बन गया ये वाला स्ट्रक्चर। एक कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, जब मैं OH को राइट हैंड साइड लिख दूं तो उसके केस में ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि अल्फा बीटा कैसे याद रखोगे, अगर CH2OH, ध्यान से देख लो अगर भूल गए हो तो, अगर CH2 और OH आपका ट्रांस पे है तो ट्रांस में कैसे कर दो, TRANS, तो आप क्या याद रखोगे, अल्फा। अगर CH2OH और OH सेम साइड पे है तो आप क्या बोलोगे बच्चा, बीटा बोलोगे, है ना। तो आपकी दो तरह की राइबोज हो गई है, अल्फा डी राइबोज और बीटा डी राइबोज। और आपको ध्यान रखना है जो हम DNA या RNA में जो यूज करते हैं वो कौन सी वाली होती है, बीटा डी राइबोज होता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। पहले तो ये बना कि कौन सी शुगर, पेंटोज, दूसरी राइबोज, कौन सी वाली राइबोज, बीटा या अल्फा, बीटा। बीटा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैम क्वेश्चन क्या बताया आपने, देखो बच्चे दो क्वेश्चन बन गए मनोज। एक तो सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन कि कौन सी शुगर, तो आपको ध्यान रखना पेंटोज शुगर, है ना। पेंटोज में भी कौन सी वाली, अरेबिनोज या राइबोज वाली, ठीक है। अब राइबोज में भी दो चीज आती है, बीटा वाली और अल्फा वाली। तो आपको ध्यान रखना है, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस शुगर प्रेजेंट इन RNA, RNA इज व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ध्यान रखना है RNA में कौन सी वाली शुगर यूज होती है, जल्दी बोलो, बीटा बीटा डी राइबोज, वेरी गुड। अब आ जाओ DNA क्या होता है, DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी डी क्या है, ये डी क्या है बच्चे, डी का मतलब होता है केमिस्ट्री में रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। कहां से हो गया, सेकंड पोजीशन से हो गया, इसको बोलते हैं हम बीटा 2- डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, देखो ना मैं अगर नंबरिंग करूं तो देखो बच्चे 1- 2- 3- 4- 5। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे O था सेकंड पोजीशन पे, दिख रहा है सबको, यहाँ पे देखो कर्सर को देखो मेरे, यहाँ पे O था, है ना, और यहाँ पे देखो मैंने वो O हटा दिया है। तो ये क्या है आपका डीऑक्सी राइबोज है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चा, DNA में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, DNA में। आपको ध्यान रखना है डीऑक्सी, डीऑक्सी का तो ठीक है, लेकिन आपने ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव करवाया है, ध्यान रखना सेकंड पोजीशन से करवाते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत कि कौन कौन से बेस, कौन कौन सी शुगर यूज होती है, बताओ बताओ बच्चे। यस मैम। अभी तक मैंने बेस में आपको ये बताया कि कौन कौन से दो ऐसे देखने को मिलेगा। अभी मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं सिखाया, एडेनिन का, एडेनिन साइटोसिन का भी सिखाऊंगी। आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम डरते नहीं हो, डराते हो। स्लाइड करना, ये लो बेटा, ये नोट्स मैं साथ साथ भेज दूंगी, जैसे तुम्हारी क्लास ओवर होगी ना मैं भेज दूंगी। मिशवा हंस रही है, सही नहीं बोल रही, तुम डरते नहीं हो, डराते हो। अच्छा, तो प्यूरिन याद हो गया। प्यूरिन का मतलब क्या है, प्यूरिन का मतलब क्या है, दो मेंबर, ठीक है। तो मतलब एक 6 मेंबर्ड है, उसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग है। अब ऐसे कौन कौन से बेसिस होते हैं बच्चे, आपको ध्यान रखना है। एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। तो बच्चे आप ना इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, ज्यादा अच्छे से याद होगा। अगर आपने पलट दिया ना, अगर एडेनिन के साथ याद कर लिया, जैसे तुम पढ़ते हो ना, एडेनिन के साथ थायामीन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन के साथ साइटोसिन के 3, तो इस वाले सीक्वेंस में मत लर्न करना, जैसे मैंने लिखा हुआ है। अगर नहीं आता किसी को तो आप प्लीज ये वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो देखो, क्योंकि मैं आपको तरीका बताऊंगी स्ट्रक्चर कैसे लर्न करना है। देखो बेटा, सबसे पहले ना आपको कुछ नहीं करना, एडेनिन और ग्वानिन में ना बिल्कुल प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना दो। समझ रहे हो, एडेनिन और ग्वानिन में ना डिट्टो का डिट्टो ये प्यूरिन वाला बेसिकली बेस बना दो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब कैसे ध्यान रखना है, ध्यान से बस आप एडेनिन का ध्यान रखो, बाकी सारे लर्न हो जाएंगे। देखो एडेनिन में क्या है बच्चे, आपको ध्यान से सुन लेना, नाइट्रोजन के साथ वाले यहाँ वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप लगाना है। ध्यान से सुन लो,
नाइट्रोजन के साथ वाले ग्रुप पे NH2 ग्रुप लगाना है, और ध्यान रखना एक कार्बन छोड़ के नाइट्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ना एग्जामिनर क्या करते हैं ना, अजीब ढंग का स्ट्रक्चर बना के कंफ्यूज कर देता है और आपको फिर सारे एक जैसे स्ट्रक्चर लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो आप लोग देख सकते हो, देखो इधर, अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आई थिंक याद रहेगा तुम्हें नंबरिंग ऐसे करनी है जैसे मैंने की है। वैसे तो ये मैंने आयुपेक के अकॉर्डिंग ही की है, ठीक है, तो ऐसा ध्यान भी रखना है तुम्हें। 6th पोजीशन पे आना चाहिए तुम्हारा NH2, देख लेना करके, अगर पेपर में घुमा फिरा के भी आया ना तब भी, ठीक है। एक कार्बन छोड़ के ध्यान रखना नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी में प्यूरिन वाला नाइट्रोजन के डायरेक्ट साथ वाले कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, तो इट मींस वो आपका आंसर नहीं है, वो आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर नहीं है। बातें मत करो प्लीज, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। एडेनिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जिसको बातें करना है मेरी क्लास से जा सकता है, जिसको बातें करनी है वो जा सकता है मेरी क्लास से। चलो, उसके बाद है ग्वानिन का स्ट्रक्चर। देखो कुछ भी नहीं करना, NH2 को पकड़ो, बस एडेनिन का ध्यान रखना, NH2 को पकड़ के खींचो और यहां लगा दो, NN के बीच में लगा दो। फिर से बोल रही हूँ, NH2 को पकड़ के खींचो और NN के बीच में लगा दो, और जहां से NH2 को आपने पकड़ा है वहां पे क्या लगा दोगे बच्चा? डबल बॉन्ड O लगा दोगे। क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड O लगा दोगे। तो ये आपका बन जाएगा ग्वानिन का स्ट्रक्चर। किसका बन जाएगा? ग्वानिन का, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इन स्ट्रक्चर में ना एग्जामिनर कहाँ फंसाता है, वो ये भी फंसाता है कि बच्चे कहीं यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं लगा रहे। जैसे मान लो आपने NH2 को तो हटा दिया, डबल बॉन्ड O भी लगा दिया, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं लगाना आपको, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ पे कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड देखो बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाना, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है? नाइट्रोजन के साथ H दिखाना है, NH बॉन्ड दिखाना है। क्लियर हुआ इतना? बताओ जी। यस मैम। चलो इसके बाद आओ, उसके बाद बस प्यूरिन के आपको 2 ही याद रखने हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। हाँ रोशनी कुछ कह रहे थे क्या बेटा? उसके बाद है पिरिमिडीन पे आओ। पिरिमिडीन में क्या है? 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब देखो ना कैसे करोगे, इसमें आते हैं 3 आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थायामिन। पहले आप साइटोसिन का करेंगे, देखो हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। देखो पहला तो प्यूरिन वाले को हटा दो, प्यूरिन वाली जो 5 मेंबर रिंग थी उसमें हटा दो, सिर्फ 6 मेंबर रिंग बना दो, बिल्कुल इसके जैसा। आपको क्या करना है? अब इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, NH2 की जगह डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O की जगह NH2। सिंपल था, याद हो गया। और ध्यान रखना कि कार्बन की 4 वैलेंसी रखनी है, कहीं पता चले यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दो तो हो गया फिर बेड़ा गर्क तुम्हारा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोल दो। यस मैम। उसके बाद आओ यूरेसिल पे, उसके बाद आओ यूरेसिल पे। यूरेसिल पे क्या करना है? NH2 को भी हटा दो, NH2 को हटा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, बन गया। थायामीन में क्या होगा? थायामीन में डबल बॉन्ड O को रहने दो, बस डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, खत्म। अगर तुम्हें ये आ गया ना, पूरा न्यूक्लिक एसिड खत्म। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। बता दो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, थाइमिन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, सारे ही बता रही हूँ फिर से। देखो प्यूरिन में 2 हैं, एडेनिन और एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन का बस ध्यान रखना है 6 वाले पोजीशन पे NH2 ग्रुप आएगा। ग्वानिन में क्या करना है? NH2 को पकड़ के NN के बीच में लगाना है और NH2 की जगह डबल बॉन्ड O लगाना है। आगे आओ साइटोसिन पे। साइटोसिन पे क्या करना है? दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है, डबल बॉन्ड O की जगह NH2, NH2 की जगह डबल बॉन्ड O। क्लियर है? हाँ CH3 है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, CH3 है बेटा, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे क्या है? यहाँ पे आओ। यूरेसिल में क्या है? NH2 को उठा के भगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो। थायामीन में क्या है? सब कुछ एज इट इज रहने दो, बस इस वाले कार्बन पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो, खत्म कहानी। बताओ मुश्किल है क्या स्ट्रक्चर लर्न करना? अगर इसी सीक्वेंस में करोगे तो याद रहेगा, अगर आपको पहले से ही आता है या कहीं पे किया हुआ है तो आप प्लीज वैसे ही करना, है ना। अगर नहीं आता तो फिर आप ऐसे कर लेना। आगे चलूं बेटा? बताओ कोई दिक्कत है तो यहाँ तक, फिर मैं चल दूं आगे। इजी है? यस मैम। केमिस्ट्री इजी है भाई, केमिस्ट्री ही इजी है। मैं तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक को पढ़ते कैसे, ठीक है। तो अच्छा, अगर तुम NCERT की बुक खोलोगे ना, उसमें बहुत भयंकर तरह से स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, तो प्लीज उसको मत देखना।
आई रिक्वेस्ट उसको मत देखना अगर तुम मेरे वाला कर रहे हो, डर जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत ही अलग तरीके से बता रखा है। मतलब स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन अगर इसी सीक्वेंस से याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब आ जाओ बेस कैसे याद रखोगे, जो कि तुम्हारा हर साल क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी आता है और तुम्हारा इसमें भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, उसमें भी आता है, सीयूईटी में भी आया होगा। कैसे याद रखोगे? हंसना मत, हंसना मत, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, मैं पहले बोल रही हूँ, थप्पड़ लगाऊंगी अगर हंसे तो। ठीक है, चलो देखो डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं बच्चे, कैसे याद रखोगे? बहुत इज्जत देनी है आपको इसको। कैट जी, ये देखो यश तो पहले ही हंस गया, मैंने तो बताया नहीं। कैसे याद रखोगे? कैट जी। आरएनए में कौन से होते हैं? काओ जी, काओ जी। ठीक है, COW नहीं है, स्पेलिंग मैंने चेंज कर दी, काओ जी। ठीक है, तो देखो बच्चे सी क्या है यहाँ पे, जल्दी देखो सी क्या है? साइटोसिन। ए क्या है बच्चा? एडेनिन। टी क्या है? थायामिन। जी क्या है? ग्वानिन। आरएनए में कैसे ध्यान रखोगे? काओ जी, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। याद हो गया? याद हो गया? कैट जी, काओ जी। बस ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, पहले डीएनए फिर आरएनए, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, उल्टा पुल्टा मत कर देना। अरे हंस लो भाई, मैंने मना किया है क्या? अब मैं क्या तुम्हें देखने आ रही हूँ क्या? तुम लोग नहीं हंस रहे हो, है ना? तो आप ध्यान रखना, पेपर में क्या आता है, पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, देखो इधर कि डीएनए में और आरएनए में कौन कौन से बेस जो हैं वो कॉमन है। कौन कौन से बेस कॉमन है? ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन कॉमन है। कौन से कॉमन नहीं है तो ध्यान रखना, थायामिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा तुम्हें, और यूरेसिल बच्चे तुम्हें सिर्फ आरएनए में ही देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना। बस हो गया तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स। ठीक है, यूरेसिल तुम्हें आरएनए में ही मिलेगा और थायामिन तुम्हें डीएनए में मिलेगा। अभी आओ न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाना है, अभी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, पेपर में नहीं आएगा बट क्या आएगा वो भी बताती हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियोसाइड में जो है बेस और शुगर होता है। बेस कौन सा? नाइट्रोजिनियस बेस। अब वो चाहे पिरिमिडीन वाला भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा प्यूरिन वाला भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, द एनोमेरिक कार्बन एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्यूरानोस। इसका मतलब कोई मुझे बस समझाएगा क्या? इसका मतलब क्या है? एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्यूरानोस का मतलब क्या? जल्दी बताओ। C1 कार्बन पे OH और H की पोजीशन चेंज कर देंगे। शाबाश। देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये रहा, ये क्या है? एनोमेरिक कार्बन। मैंने कहा था ना एनोमेरिक कार्बन कौन से होते हैं? C1 वाली होती है ना? और फ्यूरानोस क्यों बोला? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है फ्यूरेन से जो है रिजेम्बलेंस करता है इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है फ्यूरेन? बना के दिखाऊं क्या? ये होता है। पायरेन क्या होता है? ये होता है। ठीक है, चलो चलो क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे देखो, द एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्यूरानोस रिंग इन शुगर। ध्यान से सुन लो, जो शुगर में है एनोमेरिक कार्बन वो किससे बॉन्डेड होती है? प्यूरिन्स के नाइट्रोजन नंबर 9 से, और पिरिमिडीन में नाइट्रोजन नंबर 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, ये आना शुरू हो गया है इस पे भी। ठीक है, अब आगे भी आ सकता है। ध्यान रखना, शुगर किससे बॉन्डेड होगा? फर्स्ट वाली कार्बन किससे बॉन्डेड होगी बच्चे? प्यूरीन अगर है, प्यूरीन बेस है तो नाइट्रोजन नंबर 9 से, और अगर पिरिमिडीन है तो बच्चे नाइट्रोजन नंबर 1 से। हो गया सबको याद? जल्दी बताओ। यस मैम। चलो शाबाश, आगे आ जाओ। अभी इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं रखना है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं रखना है, बस बेसिकली एक बार जस्ट रीड कर लेना ताकि माइंड में रह जाए, याद नहीं करना है। तो देखो मैंने क्या बनाया, नोट का स्क्रीन शेयर कर दो। क्या हुआ रोशनी? अभी जो बताया ना प्यूरिन 1 से कनेक्ट रहता है, एक बार वाला ये लो। हाँ जी, कर लिया। मैं नोट्स अभी शेयर कर दूंगी, तुम टेंशन ना लो। अभी आओ इधर, अभी मैं क्या बना रही हूँ ध्यान से देखना। मैं ले रही हूँ बीटा डी राइबोज और एडेनिन ले रही हूँ, इससे क्या मिलेगा आपको? एडोनिसिन मिलेगा। जल्दी बोलो। बीटा डी राइबोज ले रही हूँ, एडेनिन ले रही हूँ, इससे आपको क्या मिलेगा? एडोनिसिन मिलेगा। एडेनोसिन। तो देखो सबसे पहले राइबोज, बीटा डी राइबोज बना लो। मैंने कहा था फर्स्ट वाले
फर्स्ट वाले एनोमेरिक कार्बन को किससे बॉन्ड करवाना है आपको? प्यूरीन के 9 वाले कार्बन से। देखना मैंने अभी नंबरिंग भी करके दिखाई थी, 1 2 3 4। एक सेकेंड, तो नंबरिंग उल्टी कर दी, 1 मिनट रुको बेटा। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है। और ये क्या है? 1 वाला कार्बन। तो 9 का 1 से करना है, कुछ नहीं करना, OH और H को निकाल दो, पानी को निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या कर दो बच्चा? जोड़ दो। तो ये आपका क्या बन जाता है? एडोनिसिन बन जाता है। क्या? हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बन जाता है बच्चा? ये आपका एडोनिसिन। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो, है ना। साइटोसिन के साथ बनाओगे तो क्या बन जाएगा? साइटोनिसिन बन जाएगा, है ना। यूरेसिल के लिए बनाओगे तो उसमें भी ऐसे ही बन जाएगा। किसी का भी आप बना सकते हो। ग्वानिन का बनाओगे तो ग्वानोसिन बन जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन नंबर 9 से और राइबोस के फर्स्ट वाले नंबर से पानी को निकालना है और इस तरह से आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देंगे। इजी है, बताओ। यस मैम। चलो मैम एक और बता दीजिए एडिनोसिन का। देखो बेटा, देखो क्या नाम है मनोज, इधर देखो। ये देखो, आपको कुछ नहीं करना, राइबोस बनाना है। और आपको बनाने भी नहीं आएगा, पेपर में आपको मिलेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, आपको क्या करना है? राइबोस का पहले वाला कार्बन देखना और नाइट्रोजन का N9 देखना है। उससे H निकाल लो NH से, और फर्स्ट वाले एनोमेरिक कार्बन से OH निकालो। पानी, OH और H पानी निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन को दोनों से जोड़ दो। क्लियर है मनोज? यस मैम, क्लियर। आगे चलो। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इधर देखो ध्यान से। ये NCERT का इंपॉर्टेंट है, अगर बुक लेके बैठे तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा हुआ है? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2 बार। When nucleoside is linked, ध्यान से सुनो, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position of sugar moiety, we get a nucleotide। पहले तो ये बताओ, क्या इन्होंने ये ठीक लिखी है लाइन कि अगर आप न्यूक्लियोसाइड में फोस्फेट और ऐड कर दोगे तो क्या वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आपको ये ध्यान रखना है, फोस्फेट कहाँ पे ऐड होगा बच्चे? फोस्फेट एस्टर की लिंकेज 5' पोजीशन पे ऐड होगा। अगर आप देखना चाहते हो कैसे होगी, देखो मैं आपको यही दिखा देती हूँ। ये देखो ध्यान से, ये CH2OH तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या बनाओ? फोस्फोरिक एसिड बनाओ। क्या बनाओ? फोस्फोरिक एसिड बनाओ। डाइफोस्फेट लेना था ना, तो देखो मैंने ले लिया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या बातें चल रही है भाई तुम्हारी? ठीक है, यहाँ पे देखो OH। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ से पानी निकाल दो। देख पा रहे हो? यहाँ पे पानी निकाल दो और ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। क्या बना हुआ है ये? देखो इधर, क्या ही बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, फर्स्ट जो आपका शुगर है, फर्स्ट वाली पोजीशन से तो बेस कनेक्ट होता है, और बेस का कौन सा वाला पोजीशन होता है? नाइट्रोजन 9 वाला होता है। और 5' वाले पे क्या लगता है आपका? फोस्फेट की लिंकेज, मतलब फोस्फेट एस्टर लिंकेज होती है वहां पे। तो ध्यान रखना है 5' और 1' पे क्या क्या होता है। 1' पे बेस का कनेक्ट होता है, 5' पे आपकी फोस्फोरिक यूनिट अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये लाइन को इंपॉर्टेंट लिखो। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डाइएस्टर क्यों? क्योंकि मैं डाइफोस्फेट ले रही हूँ। बिटवीन 5' एंड 3', देखो क्या लिख दिया? 5' and 3' carbon atoms at the pentose of the pentose sugar, the formation of a typical dinucleotide is in 14.6। समझे क्या बोला मैंने? अगर आप ऐसी यूनिट को और कंबाइन कर दोगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड को, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन कर दोगे, तो वो आपके क्या बनना शुरू हो जाएंगे? RNA और DNA। समझ रहे हो? न्यूक्लिक एसिड बनने लग जाएंगे। तो एक तो वो कह रहे हैं कि 5' पे फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है और एक 3' पे होती है। कैसे होती है? इधर देखो, ये देखो, अगर मैं एक और शुगर ले लूं बच्चे, तो देखो ना इधर एक ये हो जाएगा। देखो इधर ध्यान से, अगर आपको दिख पा रहा है तो, अगर आपको दिख पा रहा है तो देखो बच्चे, इस वाले OH से क्या है? इस वाले OH से क्या है? ये OH मतलब ऑक्सीजन निकल के, पानी निकल के यहाँ पे क्या बना दिया बच्चे? वो बना दिया है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। समझ रहे हो? इधर से देखो ना, 5' पे बन गया ये, 1', 2',
3 डैश 4 डैश 5 डैश। क्या सबको दिख रहा है? एक तो 3 डैश पे बना है और एक 5 डैश पे बना है। तो आपको ध्यान रखना है 3 डैश और 5 डैश पे आपकी फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी। अगर आप ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये तो डाई न्यूक्लियोटाइड है, आपको दिख रहा होगा 2 शुगर लिया आपने, 2 पेंटोज शुगर लिया। अगर आप ऐसे बहुत सारी शुगर लोगे तो वो क्या है, बनते चले जाएंगे, पॉलीमर बनते चले जाएंगे और आपके न्यूक्लिक एसिड बनते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन यहीं से ही आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि बताओ कौन सी वाली पोजीशन पे होती है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो आप बोलोगे 5 डैश से 3 डैश। कौन सी वाली पोजीशन पे बेस लगा होता है, तो आप बोलोगे शुगर की 1 डैश पोजीशन। ठीक है, बेस का कौन सा होता है, तो आपको बोलना है अगर प्यूरिन है तो N9, अगर पिरिमिडीन है तो N1। चलो अभी क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये वैसे देख भी रखा होगा तुम लोगों ने। तो देखो ना इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब इसका डबल स्ट्रैंड ही क्यों होता है, सिंगल क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो बच्चे, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो इसमें आपको अगर दिख रहे होंगे तो ये बेसिस एक दूसरे से देखो लिंक्ड अप है, आप देख पा रहे हो, बेसिस एक दूसरे से पेयर अप है। देखो ना, ग्वानिन का साइटोसिन से है और एडेनिन का थायामीन से है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एडेनिन और थायामीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसी वजह से जो इनका स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो 2 पेयरिंग की हुई है बेस ने, उन्होंने क्या किया हुआ है, 2 स्ट्रैंड को जोड़े रखा है आपस में। इसलिए डीएनए का क्या है बच्चे, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि एडेनिन थायामीन से है, मतलब जितना एडेनिन होगा, सपोज अगर 60% एडेनिन है तो थायामीन भी 60% होगा। अगर 40% आपका ग्वानिन है तो बच्चे ये आप बायो में करते हो ना, तो इसमें भी कितना होगा, 40% होगा। तो ध्यान रखना एडेनिन थायामीन। क्या हुआ नामिका? थायमिन 2 बॉन्ड से होता है और ग्वानिन साइटोसिन 3 बॉन्ड से होता है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे गलत लिखा है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से होता है, ठीक है। हाँ मुझे इस रूल का तो नहीं पता बच्चे, बट हाँ कंसेप्ट पता है, शिवानी मैम ने करवाया होगा आई थिंक तुम्हें। यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। अच्छा तुम्हारे बायो में ये भी होता है क्या, एक बार देखना कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ATGGCT, और आप अच्छा फिर आप वो लिखो कंप्लीमेंट्री स्टैंड लिख दो, एडेनिन का थायामीन, थायामीन का एडेनिन, कुछ है क्या? ठीक है, मतलब बायो में हो रखा है ना, क्योंकि कर लेना, केमिस्ट्री में तो पता नहीं, आई थिंक पूछा जाएगा या नहीं, बायो में पूछा जाता है और केमिस्ट्री में आया तो भी तुम्हें पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। और ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कितने डिस्टेंस पे जो है पेयर को प्लेस किया गया है, ये तो ऐसे ही डाटा है फालतू का। उसके बाद बच्चे आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, क्योंकि इसमें जो पेयर होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू बच्चे कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो शुगर फॉस्फेट, ये जो आपको आरएनए दिखा रखा है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये पूछा भी गया आपके नीट में जो है, ये क्या लिख दिया इशिका बच्चे, ये क्या नीट में पूछा भी गया कि सिंगल से हो गया, कोई बात नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, मेटा कह रही हूँ, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए पढ़ रखा है सबने। कोई मुझे तीनों बता देगा कि क्या क्या होता है, ताकि सारे बच्चे इसको थोड़ा ध्यान रखें। आरएनए क्या करता है वैसे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बताओ, है ना? ओके। डीएनए क्या करता है, मैसेज कैरी करता है, बता दो भाई, तुम लोग में से ज्यादा जानते हो। चलो ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या है? केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा, बायो में होना चाहिए, तुम्हें पता है ना सबको? बताओ जल्दी। यस मैम। हाँ जी, आरएनए का एक और फंक्शन है हेरिडिटी को वो करना। हाँ ये भाई याद रखना तुम लोग, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं आएगा, टेंशन ना लो। केमिस्ट्री में जितना आएगा वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया। चलो बच्चे अब वाइटामिन्स पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे ये चैप्टर खत्म कराना है और हमारे पास टाइम है कम और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे। जल्दी देखो, वाइटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है, तो ध्यान रखना पहले के टाइम में क्या ये वाली इसकी स्पेलिंग थी, लेकिन इसको क्या किया, डिसरिगार्ड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें कोई अमीन ग्रुप नहीं होता है,
तो अब इसकी स्पेलिंग क्या पढ़ी जाती है बच्चे? विटामिन MINS। ठीक है, तो ये तो था सिंपल। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी आओ। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करते जाते हैं और अपने क्वेश्चन पक्के करते जाते हैं, 4 नंबर पक्के करते हैं अपने। चलो आओ। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, है ना, डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी उनकी, फैट में क्या है, वाटर में क्या है। तो बच्चे फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? जो फैट में सोल्यूबल होते हैं लेकिन पानी में सोल्यूबल नहीं होते। कीड़ा, कहीं पे भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, ये आपको ट्रिक मिलेगी, हर कोई टीचर बताता है, मैंने बता दी। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, है ना। कैसे भी याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है। कीड़ा, ठीक है। ये वाले जो आपके विटामिन है वो क्या है बच्चे? फैट सोल्यूबल है। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं वो क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ठीक है बच्चे, बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. चलो हाँ, ये एक कर लेना बच्चे, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। मैम ये KEDA वाली ट्रिक जो बताइए। कीड़ा मतलब बेसिकली बच्चे फैट सोल्यूबल के लिए, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा जो भी विटामिन हैं वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, एक ये वाली लाइन पे बच्चे अंडरलाइन कर लो अगर बुक ओपन करके बैठे हो, कि वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। लेना जरूरी है बिकॉज दे आर रेडली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं, स्टोर नहीं होते। लेकिन एक्सेप्ट विटामिन B12, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से अभी तक नहीं पूछा गया, इस पे अब आएगा, आ जाए, है ना, आ जाए भगवान करे। तो ध्यान रखना विटामिन B12 जो आपका साइनोकोबाल्मिन होता है, अगर मैं इसका नाम भी लिख दूं तुम्हारे लिए, साइनोकोबाल्मिन। अच्छा ये तो बता दो विटामिन B12 में कौन से वाला वो होता है, मेटल होता है, जल्दी बताओ। मैंने उसमें बताया था आप लोगों को, किसमें बताया था? और कोऑर्डिनेशन में, बताओ जल्दी। साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 में कौन सा मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल, जल्दी बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन। कोबाल्ट, आयरन। अरे नहीं बच्चे, कोबाल्ट देखो ना, नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, होता है ना मैम। कोबाल्ट होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, साइनोकोबाल्मिन। ओके मैम। ठीक है, ध्यान रखना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ये भी जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया उसको आप हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में, कि वैसे तो वाटर सोल्यूबल वाले जितने भी विटामिन हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी में रहते नहीं है, एक्सेप्ट विटामिन B12। चलो आगे आओ, इसको मैं जल्दी से रट्टा मरवाऊं या खुद मारोगे? चलो देखो ना, कौन कौन से विटामिन हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। एक तो विटामिन ए, देखो क्या है, इसके सोर्स पता होने चाहिए। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में आया तो सोर्स इससे आता है क्वेश्चन कि इसके सोर्स बता दो। रट्टा मारना तो है ही कॉम्पिटिटिव के लिए, तो अपने बोर्ड्स के लिए भी मार लेना। तो फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क, और इससे कौन कौन सी, अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो इससे कौन कौन सी जो है डिसीज होती है। देखो ना, क्या है ये, जीरोथैलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो बच्चे जल्दी, यहाँ से नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसका ये रोल, आप इसकी जो ये डेफिशिएंसी डिसीज है आप ध्यान रखोगे। विटामिन B1 का नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अरे इससे एक्स्ट्रा पता है तो रखो बच्चे, अपने पास ज्ञान होना चाहिए, केमिस्ट्री में जितना चाहिए मैं तुम्हें बता रही हूँ उतना। ठीक है, इसका नाम पता होना चाहिए विटामिन B1 का, थायामीन। ठीक है, इससे कौन कौन सी बेरी बेरी, यहाँ से आता है, बेरी बेरी डिसीज होती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, यहाँ से आता है कि क्या नाम होता है। ठीक है, क्या होता है इससे, देखो ना, फिजरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, यहाँ से सारा ऐसे फट जाता है। क्या लिखा हुआ है, चिलोसिस। ठीक है, कुछ लोग किलोसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये देखो विटामिन B नोट, यहाँ से नहीं आता इतना, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आपको ज्यादा नहीं फोकस करना। कन्वर्जन्स होते हैं बेसिकली, अनकंट्रोलेबल मसल कंट्रैक्शंस को ही कन्वर्जन्स बोलते हैं। विटामिन B12 ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, अनेमिया हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन की हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको पता है अनेमिया हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सी डिसीज हो जाती है, जल्दी बोलो, स्कर्वी। कौन सी हो जाती है, स्कर्वी। जितने भी आपके पानी वाले फ्रूट्स हैं सब में विटामिन C होता है। विटामिन D, धूप नहीं लेते हो तो भैया क्या हो जाता है, रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आपको धूप में बैठना है, ठंड में, है ना, धूप में बैठना है। विटामिन E इंपॉर्टेंट नहीं है, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है।
विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, या अगर कहीं पे लिखा हो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझते हो, खून का जमना, ठीक है, तो वो हो जाता है अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की, तो हरी सब्जियां खाया करो। आई थिंक लर्न हो गए होंगे, नहीं हुआ तो करने ही पड़ेंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आगे चलूं, जल्दी बोलो, एंजाइम्स पे जल्दी आओ। जितने पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इससे एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं करना तुम्हें, इससे एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं करना। एंजाइम्स क्या है? कैटलिस्ट है। अब क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट पढ़ते हैं। इसका भी वही काम है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उनको फास्ट करता है। तो एंजाइम्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर स्मूथ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन बॉडी, ठीक है। जितने भी ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ये अभी रिसेंटली पूछा गया तुम्हारे नीट में और जेई में कि जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स से क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम, ऐसे आएगा। तो इसलिए मैंने पॉइंट बना के पहले लिख दिया। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ध्यान रखना। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर वर्क, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर वर्क, ठीक है। हर किसी उसके लिए रिएक्शन के लिए, जैसे अभी वो बता रहा है माल्टोज से ग्लूकोज, तो हर किसी के लिए अलग अलग एंजाइम को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो देखो ना, बेस्ड ऑन कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। देखो अगर माल्टोज को आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, आपको पता है ना माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से बच्चे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? माल्टेज चाहिए होता है। आपकी एनसीईआरटी में है, करके जाओगे, इसको करके जाओगे। और मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है पीछे एज लगता है उनका, जैसे डाइस्टेज हो गया है ना, माल्टेज हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी रिएक्शन करता है हमारा एंजाइम? ऑक्सीरिडक्टेज करता है। अगर मान लो आपके पास दो चीजें हैं, ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का रिडक्शन होता है, तो बेस्ड ऑन द रिएक्शन इसके नाम दिए गए हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। और क्या करता है? रिडॉक्स रिएक्शन भी कराता है। मतलब बेसिकली अगर मैं एंजाइम का नेम बोलूं ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो ये रिएक्शन कौन सी कराता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एंजाइम आइसोमेरेज है तो कौन सी रिएक्शन कराएगा? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अगर एंजाइम आपका हाइड्रोलेज है तो कौन सी रिएक्शन कराएगा? हाइड्रोलिसिस। नाम से ही बन रहा है उसका, एंजाइम के नेम से ही उसका रिएक्शन बन रहा है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं आपको वो ध्यान नहीं रखना, बस। पेपर में कभी नहीं आया हुआ, पेपर में कभी नहीं आया हुआ, ठीक है। अभी देखो, ये आई थिंक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एंजाइम ऑन सबस्ट्रेट। आपने पता नहीं उसमें किया होगा बायो में, लॉक एंड की जैसा होता है इनका रिलेशन, लॉक की रिलेशन। ताले में अगर चाबी फिट हो जाए तभी खुलता है ना, तो ऐसे ही है। जब एंजाइम आपके सबस्ट्रेट की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम में क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जो वो सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है। तो जैसे ही वो मिलता है, अगर वो अच्छे से मिल जाता है तो तभी क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समझ रहे हो? एंजाइम के पास क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिससे वो रिएक्ट कर पाता है सबस्ट्रेट के साथ और रिएक्शंस करवाता है, ठीक है, तभी प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे नहीं किसी को भी उठा के बना दिया एंजाइम और सबस्ट्रेट, ऐसा नहीं होता है। तभी मैंने कहा हर किसी के लिए स्पेसिफिक है। मतलब अभी ये देखो यहाँ पे लिखवाया था ना, ये देखो, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर वर्क, है ना। किसी के साथ भी उसकी जोड़ी नहीं बना सकते आप। उसके बाद हॉर्मोन्स पे आओ। हॉर्मोन्स का क्या सीन है? देखो आपको क्या लर्न करना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है बच्चे? हॉर्मोन्स में आपको यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से ध्यान रखना है कि हॉर्मोन्स, अब ध्यान से सुन लो, बस हो गया ये चैप्टर। हॉर्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहले देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो, बुक लेके बैठे हो तो। रोल ऑफ इंसुलिन, क्या करता है इंसुलिन? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है विद इन नैरो लिमिट, इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन। याद हो गया? जल्दी बोलो। इंसुलिन का क्या काम होता है? ब्लड जो अपना क्या बोलते हैं, ब्लड के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आओ ये वाला। इसके बाद ये जो बाकी नीचे वाला है चलेगा, पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एक ये वाला करना है आपको, थायरोक्सिन वाला बच्चा, थायरोक्सिन वाला। थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड्स, ध्यान से पढ़ लो इसको, ये पूछा गया है। इंसुलिन का क्वेश्चन तो आया हुआ है, थायरोक्सिन का क्या पता इस बार आ जाए। तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। ये आपको ध्यान रखना है, किसका डेरिवेटिव है? टायरोसिन का है, टायरोसिन से ही आया ये। और ये देखो यहाँ पे, अगर थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाएगा तो कौन सी डिसीज होती है, ये आपको लर्न करनी है।
हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है, जिससे मोटापा आ जाता है। पता है ना, थायराइड का टेस्ट कराते हैं हम, पता है ना, है ना। और अगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म। देखो इधर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। और नमक भी खाना चाहिए, गोइटर जैसी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पे, इसको पढ़ लेना, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ठीक है। हॉर्मोन्स रिलीज बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ बॉडी। इसको बस एक बार पढ़ लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये देख लेना प्रोजेस्टेरोन में क्या है, ठीक है। फीमेल सेक्स हार्मोन देख लेना, मेल सेक्स हार्मोन देख लेना, कौन कौन सा है, बस। उससे ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो इसी पे ही आएगा, इंसुलिन से आएगा, और इससे आएगा कि थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा लेवल हो जाता है तो क्या होता है, बस इसको ध्यान रखना, बाकी सब रहने देना। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना बच्चे, कि जो आपका स्टीरॉयड होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, अगर एग्जामिनर को पेपर मुश्किल बनाना है तो यहाँ से वो क्वेश्चन दे सकता है। क्या ये होती है इसकी, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 3 6 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग होती है, बाकी भूल जाना बेशक सब कुछ, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। कितने 3 6 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग होती है, बाकी सारा एल्काइल चेन होता है। तो ये बेसिक यूनिट है स्टीरॉयड की, ठीक है जी, बोलो यस मैम। चैट बॉक्स में बोलो, क्या क्वेश्चंस करें हम, क्या क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा जो अभी तक पढ़ा है ना। चलो, और आप अगर आप बोर्ड्स के लिए करके जा रहे हो ये चैप्टर, तुम्हें कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी का बैक साइड वाला एक्सरसाइज खोलो और करना शुरू कर दो, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, ये वैसे जेई मेन के हैं बच्चे क्वेश्चन, इससे इजी तुम्हारे नीट में आए हुए हैं, तो अगर तुमने ये कर दिया तो भैया तुम्हारे 4 नंबर पक्का। यहाँ पे आ जाओ जल्दी, हैंड रेस करना बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए, सिर्फ हैंड रेस करना है, ठीक है। चलो कर भी लिया गया तुम लोगों ने, तो कौन बताएगा, आकृति आप बताओगी। मैम बी होगा। बी, वेरी गुड। मैम बी होगा क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना। शाबाश। और अगर मान लो कुछ और नहीं भी पता होगा ना तो भी चलेगा, वैसे तुम्हें पता होगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करता है, इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। यही एक है जो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही एक ऐसा है जो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। आगे चले, यहाँ पे आओ, सोच समझ के बताना। which one of the following among of the following compound which one is found in RNA। पहले तो ये बताओ RNA में क्या मिलता है, जल्दी बताओ। काउ जी, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। अब देखो ना यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो ना, इसको हटा दूं COD को। यस मैम। क्यों हटा दूं, क्योंकि CH3 लगा हुआ, थायमिन में लगता है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि थायमिन का कौन सा स्ट्रक्चर सही है, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल है, यानी कि या तो A में से आएगा या B में से आएगा, या तो A में से आएगा या B में से आएगा। तो देखो ना, ये तो किसी का भी नहीं है स्ट्रक्चर। अगर ये एडेनिन भी होता तो एडेनिन में तो हमें पता है प्यूरिन रिंग होती है, तो ये तो कैंसिल, काटा, तो ये वाला होगा इसका आंसर। ये क्या है बच्चा, यूरेसिल है। आगे चलूं, जल्दी बोलो। यस मैम। इधर यहाँ पे देखो, which of the following is the correct sequence of adenosine। देखो एडोनिसिन, रिकॉल करो, एडोनिसिन का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इधर देखो बच्चा, एडोनिसिन में क्या होगा, शुगर होगा, बेस होगा, देखो ना शुगर। अब आपको सिर्फ ये देखना है कौन से वाले नंबर से कनेक्ट होगा, जल्दी बता दो। अनामिका मिश्रा बताओ, आज तो प्रदीप भी आया है। हाँ जी अनामिका बताओ बच्चे, क्या आंसर होगा 56 का? ए होगा। बाकी सब एग्री करते हो क्या, जल्दी बताओ। यस मैम। क्योंकि मैंने कहा था प्यूरिन के एलाइन से कनेक्ट होगा, तो ये तो इस पिरिमिडीन से हो गया, हटा दो, ये भी पिरिमिडीन से हो गया, हटा दो। अब आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में देखना है कौन सा सही है,
मैंने कहा था नाइट्रोजन के साथ वाला क्या करना है आपको, देखो ना यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन को छोड़ के NH2 आना चाहिए। देखो मैंने ऐसे नंबरिंग कराई थी, अगर तुम्हें याद हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ध्यान रखना N से होगा, और ये देखो बिल्कुल ही गलत है। N के साथ एक कार्बन छोड़ के नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है। देख रहे हो, देख पा रहे हो सारे? नाइट्रोजन के बीच में NH2 नहीं है। ये तो हम उसमें देखते थे, ग्वानिन में देखते थे, है ना। हमें किसका बताना है? एडेनिन का, और एडेनिन में यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, ये मत लगा के आ जाना भूल के भी, ये किस में होता है? ये ग्वानिन में होता है। ऐसा आगे आओ। थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, हालांकि ये अमाइनो एसिड का है तो जल्दी बता दो, पढ़ा था ना। सिस्टीन में होता है सल्फर ग्रुप। थायोल क्या होता है बच्चे? SH ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं थायोल। और ये किस में प्रेजेंट होता है? सिस्टीन में होता है। देखो स्पेलिंग में फंसा रखा है तुम्हें, स्पेलिंग में फंसा रखा है, तो फंसना नहीं है। आगे चलो। अच्छा ये दोबारा से हो गया क्या? यहाँ पे आओ बच्चा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA? DNA में प्रेजेंट नहीं होता। क्विनोलिन, क्विनोलिन नहीं होता। साइटोसिन भी होता है। क्या होता है? कैट जी, इज्जत दो, कैट जी। साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन और तुम्हारा ग्वानिन। आगे आओ। द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर DNA इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वो डबल स्ट्रैंड बनने के लायक हुआ है, वरना नहीं होता। उसके बाद देखो, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA? यूरेसिल। शाबाश। द रीजन फॉर डबल हेलिक्स, देखो ये फिर आ गया, 2003 में आया तो 2014 में आ गया, 10 साल बाद फिर रिपीट हुआ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। RNA इज डिफरेंट फ्रॉम DNA बिकॉज RNA कंटेन, जल्दी बताओ RNA DNA से क्यों डिफरेंट है? जल्दी बताओ। राइबोस एंड यूरेसिल। क्योंकि इसमें यूरेसिल होता है जबकि DNA में हमारा थायामीन होता है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? RNA क्यों डिफरेंट है ना। और डीऑक्सी को मत कर देना, क्योंकि डीऑक्सी किस में होती है? DNA में होती है। आगे आओ। Which of the following enzyme convert starch into maltose? तो ये आपको ध्यान रखना, डाइस्टेज आएगा इसका। माल्टेज नहीं बच्चे, स्टार्च से माल्टोज बेटा। ये आपके NCERT में भी नहीं है, देखो फिर भी आ गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते, तो आप ये लो ध्यान रखना, डाइस्टेज होगा, ठीक है। डाइस्टेज होता है एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में। अगर माल्टोज से ग्लूकोज में होता तो आप माल्टेज बोलते, ठीक है। ये वाला बताओ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट थायामीन? जल्दी बताओ कौन सा होगा थायामीन वाला। लगा दूं ये वाला? थायामीन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा बच्चे? मैम डी होगा। अब आप कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो आप, आपने तो OH हमें लिखवाया ही नहीं था। तो बच्चे इनोल फॉर्म है। इनोल पता है क्या होता है? पता है क्या किसी को? चलो बना के दिखाती हूँ तुम्हें। के बीच में डबल बॉन्ड। मैं बताती हूँ इनोल फॉर्म क्या होती है तुम्हें। ये स्ट्रक्चर है, देखो बच्चे। कीटो इनोल फॉर्म तुमने सुना होगा, है ना। कीटो इनोल फॉर्म सुना होगा। इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब एल्कोहल। तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, इसको दोबारा से मैं कीटो फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ ना। देखो ऐसा, ऐसा है ना, देखो ना। और इसको क्या बना दूंगी? वही बना दूंगी जो मैंने तुम्हें सिखाया है, ऐसे करके। बताओ बन गया जो सिखाया था? यस मैम। ये इनोल फॉर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। कीटो इनोल फॉर्म है, दोनों आपस में एक दूसरे में घूमते रहते हैं। कीटो इनोल फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आओ। Which one of the following statement is correct? RNA control the synthesis of protein. The sugar present in DNA is D-ribose, हटा दो। RNA is double, हटा दो। DNA mainly occurs in cytoplasm, हटा दो। फर्स्ट ही ठीक है, फर्स्ट ही ठीक है। द पिरिमिडीन, अच्छा DNA में कौन कौन से पिरिमिडीन बेस होते हैं? जल्दी बताओ। साइटोसिन और थायमिन। वेरी गुड, क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन, ध्यान से सुन लो, एडेनिन और ग्वानिन ही सिर्फ प्यूरीन बेसिस होते हैं। बाकी सारे आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन कैसा होता है बच्चा? पिरिमिडीन होता है। यहाँ पे आओ। इन बोथ DNA RNA। मैम एक बार रिपीट करना, 64 का क्या आंसर है? बच्चे आपसे ये पूछा है पिरिमिडीन बेसिस DNA में कौन से होंगे? साइटोसिन और यूरेसिल होंगे ना। DNA में यूरेसिल कहाँ से आएगा?
एक मैम एक सेकंड ये होगा ना मैम ये होगा ना। हाँ शाबाश, मतलब तुम, हाँ ठीक है, यूरेसिल तो आरएनए में होता है, ठीक है बच्चा, 64 का ए, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ रखा है तुमने। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट किस में होता था बताओ जल्दी। देखो ना, हेटेरोसाइक्लिक बेस किससे कनेक्ट होता था, जल्दी बताओ, कौन डैश से, बी, और आपका फॉस्फेट वाला C5 डैश से। यस मैम, ठीक है, तो ये ए मत लगा देना, सी और डी तो मुझे पता है, 2 वाला तो कहीं भी नहीं हम पढ़ते, हम 1 और 5 वाला पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना बेस जो है शुगर वाले से पहले नंबर पे कनेक्ट होता है, और आपका फॉस्फेट एस्टर लिंकेज 5 डैश पोजीशन पे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे आओ, विटामिन और हार्मोन से है। अब जल्दी बताओ, राइबोफ्लेविन से क्या मैच करूं, जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे, मुझे याद नहीं है, जल्दी बताओ बताओ बताओ, अरे बता दो। विटामिन B2। राइबोफ्लेविन बताओ कौन सी डिसीज होती है बच्चे इससे, बेरी स्कर्वी, सिलोसिस, कन्वल्जन, बताओ पक्का, आर यू श्योर? मैम कन्वर्जेंस। आओ भाई, देखो भाई, टेबल देखो खोल के, अरे टेबल देख लो खोल के, कहाँ गई वो टेबल। कन्वर्जन वो तो विटामिन B6 से हो रही है, राइबोफ्लेविन से क्या हो रही, चिलोसिस हो रही है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, थायामीन से हो रही है बेरी, तो ठीक है, तो देखो ना इधर क्या आ गया, मैं तो लर्न कर चुकी, मेरे को नहीं करनी, तुम्हें करनी है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन से कौन सी हुई, चिलोसिस, और थायामीन से कौन सी हुई, बेरी, देख लो कौन सा आएगा आंसर, जल्दी बताओ। फर्स्ट का क्या आया, सी आया, देखो, और उसका कितना आया, क्या बोलते हैं, सेकंड का ए आया, देखो ये एक ऑप्शन, अगर ये 2 भी पता थे तो लगा देते टिक मार्क, ठीक है। चलो आगे आओ बच्चा, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलो इज वाटर सोल्यूबल, कीड़ा फैट सोल्यूबल था, विटामिन सी। ओके चलो जी, लॉक किया जाए, आगे चलो। अमंग द फ्लोइंग विटामिन्स द वन हुज डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स, विटामिन डी, वेरी गुड, आगे चलो। इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन, देखते ही पहचान जो, इंसुलिन वाला क्या है, हार्मोन है, ना ही एंटीबायोटिक है, ना ही कोएंजाइम है। आगे चलूं, खत्म। ये 4 क्वेश्चन आए हुए अभी तक जेईई मेन में, बस और आए नहीं हुए, ठीक है। हार्मोन का तो ना के बराबर, देखो कब आया हुआ है हार्मोन का क्वेश्चन, 2004 में, तब तो ये सिलेबस में भी नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक सारे क्लियर हो गए होंगे। यस मैम। यस मैम। चलो बधाई हो, चैप्टर खत्म।